नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव और वक्त हो चुका है राजधर्म का। पश्चिम बंगाल में 5 महीने बाद चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही बांग्लादेशी घुसपैठियों में इस वक्त हड़कंप मचा है और इस हड़कंप की वजह है SIR, यानी कि वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन। इस SIR के डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए उल्टे पांव वापस अपने देश भाग रहे हैं। बंगाल बॉर्डर पर बांग्लादेश लौटने के लिए घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। कल तक जो घुसपैठिए चोरी छिपे कोलकाता समेत बंगाल के कई शहरों में छुप करके रह रहे थे, फर्जी दस्तावेज बना करके सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे, वो अब कैमरे के सामने हैं, अपना मुंह छुपा रहे हैं। बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को SIR से क्यों डर लग रहा है? घुसपैठियों पर चल रहे SIR के हंटर से ममता बनर्जी को आखिर दर्द क्यों हो रहा है? बीते 5 दिनों के अंदर कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है? एक एक डिटेल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। तो क्या काम करते थे आप? वही जोगाड़े काम करते। बांग्लादेश साथी जी। न्यू टाउन में पढ़ाते थे ना? हाँ। तब কোথায় থাকতে তোমরা দিদি? ও দিদি কোথায় থাকতে গো? SIR का चला हंटर, घुसपैठिया भागे बांधकर बोरिया बिस्तर। गैर कानूनी तरीके से जो भारत में आए थे वो इस वक्त हाकिमपुर बॉर्डर से धीरे धीरे बोरिया बिस्तर लेते हुए इधर से जा रहे हैं। चुनाव से पहले बंगाल में खेला, बॉर्डर पर लगा घुसपैठियों का रेला। वो बॉर्डर तो खुल दिया है। अच्छा। जाने की परमिशन मिल गया। अच्छा। इसलिए जा रहा हूँ। कुछ नहीं डॉक्यूमेंट तो इधर क्या करेगा बोलो? डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, इसीलिए बोला इधर नहीं रखेगा। कैसे जाओगे दादा? कैसे जाओगे? जाओ ना। कैसे जाओगे वापस? इधर से जाएंगे। SIR की घुसपैठियों पर चोट, बंगाल से बांग्लादेश डिपोर्ट। हम बात करेंगे भैया, हम बात करेंगे ना। आप बताओ ना, आप क्या क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बताओ। पश्चिम बंगाल में चुनाव 5 महीने बाद होंगे, लेकिन रुझान अभी से आने शुरू हो गए। ममता बनर्जी की छत्रछाया में सालों साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर पर पैर रखकर बांग्लादेश भाग रहे हैं। मद्रासा में पढ़ाते थे आप? नहीं है। तब ट्यूशन में। ट्यूशन पढ़ाते थे? कहाँ पर? कितने बच्चों को पढ़ाते थे? 5 जन। 5 জনকে পড়াতেন। 4 বছর আগে নিউ টাউন में কোথায় ছিলেন? নিউ টাউন में पढ़ाते थे ना? हाँ। तब पश्चिम बंगाल से पिछले 5 दिन के अंदर 1700 से ज्यादा बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया गया है। इन सभी लोगों को भारत की तरफ से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को सौंप दिया गया है। ये नॉर्थ परगना के हकीमपुर की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश से लगे हकीमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ लगी है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबको वापस अपने देश यानी बांग्लादेश जाना है। गैर कानूनी तरीके से जो भारत में आए थे वो इस वक्त हाकिमपुर बॉर्डर से धीरे धीरे बोरिया बिस्तर लेते हुए इधर से जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी बोरिया बिस्तर थे वो बोरिया बिस्तर लेके इधर से सीधा जाती हुई नजर आ रही है। और इधर में काफी सारे लोग हैं जो जल्दबाजी में इस वक्त जा रहे हैं। इधर से काफी सारे लोग हैं। यहाँ पर BSF की तरफ से शायद कोई सिग्नल आया है, उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे पिछले 2 दिन से वो वापस बॉर्डर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर लोग यहाँ पर एक के बाद एक लाइन पर खड़े हुए हैं और बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करेंगे ना। आप बताओ ना, आप क्या क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो
बताओ। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ पर लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और शायद कोई बातचीत हुआ होगा, फिर से वापस वो जाने की कोशिश में है। पर लोग जो है पिछले 2 दिन से, कोई 3 दिन से यहाँ पर रुके हुए थे, तो उन्हें शायद कोई ग्रीन सिग्नल मिला है, तो इसी की वजह से वो फिलहाल बॉर्डर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक एक करके लोग जो है उनके बोरिया बिस्तर सभी कुछ बांध के वो बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर हम लोग इस वक्त है नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बोरिया बिस्तर जितने भी साथ में था वो लेकर वो वापस जाने की तैयारी में है। चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी नागरिकों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के लिए अधिकारियों को उनके पहचान पत्र भेजे जा रहे हैं और बंगाल पुलिस अधिकारियों की तस्दीक के बाद घुसपैठियों को बांग्लादेश को सौंपा जा रहा है। सबको अपने बोरिया बिस्तर जो है जो साथ में लाए थे उसी को समेट रहे हैं और समेटते हुए वो वापस बांग्लादेश की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग 100 के करीब लोग यहाँ पर पिछले 2 दिन से रुके हुए थे, तो उन्हें फिलहाल के लिए वापस बांग्लादेश ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है और वो अपने बोरिया बिस्तर जितना भी था, जितना सामान था, वो सामान सभी कुछ लेकर वो धीरे धीरे बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जितने भी सामान उनके साथ था वो सभी सामान सिमटते हुए वो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हर रोज शाम को यही विजुअल देखने को मिलता है कि काफी सारे लोग, जितने भी 80-100 जितने भी लोग हैं, उनको बीएसएफ का जो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के अंदर लिया जाता है और उसके बाद उनका जो पेपर्स वगैरह है वो सभी पेपर वगैरह उनसे लिया जाता है और उसके बाद बीएसएफ का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाता है। तो इस वक्त हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि काफी सारे लोग यहाँ पर बैग समेटते हुए अपने जितने भी सामान है उनके साथ वो सामान समेटते हुए वो वापस बांग्लादेश जाने की तैयारी में है। हकीमपुर चेक पोस्ट के इस तरफ भारत है और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जहां से घुसपैठिए सालों पहले बंगाल आए और यहीं बस गए। बंगाल में फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे आधार कार्ड से लेकर दूसरे दस्तावेज तक बना लिए। बंगाल में रहकर सरकारी योजना का फायदा ले रहे थे, लेकिन अब इन घुसपैठियों का खेल खत्म हो रहा है। कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए हो? हम कोलकाता से आए थे। कोलकाता कहाँ? हावड़ा सर। क्या करते थे वो? हम राजमिस्त्री काम कर रहे हैं। क्या मतलब कब आए, क्या कैसे आए? किधर कैसे आए थे? इधर भारत में कैसे आए? भारत में मेरा मामा लेके आया। कैसे लेके आया? कैसे लेके आया हमारा मालूम नहीं कैसे लेके आया। हम छोटो करके आया था, कैसे लेके आया हम क्या करेगा। कितने साल पहले आए थे? हम आया था 20 साल पहले। हाँ, तुम सुना तो हो गया तो सुना। 20 साल पहले? हाँ 20 साल। क्या काम करते थे? हम राजमिस्त्री लेबर में काम कर रहे हैं। तभी क्यों वापस क्यों जा रहे हो? इधर पे नहीं रखा था, हम क्या करेगा, हम चला जा रहा है। डॉक्यूमेंट है कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट था, इधर क्या करेगा बोलो। डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इसीलिए बोला इधर नहीं रखेगा। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर घुसपैठियों से भरा पड़ा है। इस भीड़ में कई रोहिंग्या भी शामिल हैं, जो म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। अब ये लोग किसी तरह अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। इनमें ज्यादातर घुसपैठियों ने हिंदी बोलना सीख लिया है, क्योंकि ये लोग घुसपैठ करने के बाद कुछ दिन तक कोलकाता में रहते हैं, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर काम करते हैं, लेकिन इनके पास एक भी वैध दस्तावेज नहीं है। सरकार नहीं रखना चाहता। अच्छा। वापस भेज दे रहा है। अच्छा। हम लोग वापस जा रहा है। अच्छा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? नहीं है। कितने दिन पहले आए थे आप? आइला के बाद आया। आइला के बाद मैंने 2020 के बाद? नहीं 2008 की 9। 2008-9 साल में। अच्छा, फिर क्या कहाँ पर रहते थे आप लोग? न्यू टाउन में। क्या काम करते थे? मशीन का काम करते हैं, जो पेड़ काटते हैं ना, जंगल सफा करते हैं, हैंड मशीन वो चलाते थे। अच्छा, तो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश किया कभी? नहीं। अच्छा, तो अभी क्या हुआ? कैसे आए थे आप? मिडिलमैन को पैसा देके? नहीं, किसी को पैसे हम लोग नहीं दिए थे। चोरी छुपके से आया, लेकिन एक आदमी थे। अच्छा। वो रोड मोड उसको पता थे। अच्छा। तो उसके साथ चले आई। अच्छा, कितने लोग आए? हम लोग जब आए थे 5-6 बंदे आए थे। अच्छा, फिर फैमिली भी आ गया?
नहीं, फैमिली लेके आया था। जब मैं इधर आया था तब मेरी बीवी थी, मैं थी। अच्छा। इधर आने की 4 महीने बाद मेरा लड़का हुआ। उससे 6 साल की 5 साल बाद मेरे लड़की हुआ। अच्छा, अभी कैसे वापस जाओगे? वो बॉर्डर तो खुल दिया है। अच्छा, जाने की परमिशन मिल गया। अच्छा, इसलिए जा रहा हूँ। पेपर वगैरह है बांग्लादेश? हाँ, उधर का पेपर है। बीएसएफ के मुताबिक बॉर्डर पर जिन लोगों को पकड़ा जाता है उन्हें एक स्पेशल प्रोसेस के तहत वापस डिपोर्ट किया जाता है। इनकी पहचान, बेसिक डाटा जुटाया जाता है, फिर उनके देश के जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर उन्हें वापस भेजा जाता है। दादा कब आए थे? कैसे जाओगे वापस? इधर से जाएंगे। अच्छा, कब आए थे आप? 2009 साल 2019 साल 19 साल में क्या काम करते थे? गैरेज में। अच्छा, तो क्या अभी वापस क्यों जा रहे हो? अब বৈধ কোনো কাগজপত্র না থাকার কারণে ওপার से পাঠিয়ে দিচ্ছে। तो वैलिड कोई पेपर नहीं है? না। बंगाल में घुसपैठियों के बीच इस बेचैनी की वजह से एसआईआर यानी वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन है। इस वक्त देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम किया जा रहा है। एसआईआर के दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु शामिल है। इन राज्यों में कौन असली वोटर है, कौन फर्जी, इसकी पहचान की जा रही है। फर्जी वोटरों और घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता सरकार वोट बैंक के लिए खास समुदाय के लोगों को बांग्लादेश से घुसपैठ करने देती है। टीएमसी के नेता घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ते हैं और यही घुसपैठिए फर्जी वोट डालकर ममता बनर्जी को चुनाव जिताते हैं। ममता बनर्जी इसलिए भयभीत हो रहा है, कारण सारे जो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठी सारे तो बॉर्डर का और चल दिए। वो सब भारत में रहना नहीं चाहते, बंगाल में रहना नहीं चाहते, कारण एसआईआर हो जाएगा, पकड़ा जाएंगे, इसलिए सारे भाग रहा है। और वही तो ममता बनर्जी का कोर वोटर है, तो कोर वोटर ही बांग्लादेश में चले जाएंगे तो ममता बनर्जी के लिए बचेगा क्या? और इसीलिए उन्होंने एसआईआर को रोकने का आखिरी प्रयास उन्होंने कर रहा है। यहाँ पर हम लोग का क्या कहना है, 2001 का इलेक्शन के बाद जब एसआईआर हुआ था तो 2 बरस टाइम लगा था। अभी क्या है, सामने इलेक्शन है, उसके लिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके ये वो लोग कर रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो गया है। जेन्युइन वोटर्स पैनिक में सुसाइड कर रहे हैं। बीएलओज दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। पैनिक वो छड़ा रहा है भाजपा, निकाल देंगे, काट देंगे, नाम बात देंगे। टीएमसी घुसपैठ के इन आरोपों को हमेशा से खारिज करती आई है, लेकिन आज एसआईआर के डर से बांग्लादेश भाग रहे घुसपैठियों की जो तस्वीरें कैमरे में कैप्चर हो रही हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि इतने साल से बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है वो हवा हवाई नहीं है। फिलहाल अभी तो कम हो गया है, पहले बहुत आ रहा था, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। ये टोटल टीम 52-55 जो आदमी है, 2-3 दिन इधर है। नए तरीके से लोग नहीं आ रहे? नहीं, नई तरीके से लोग नहीं आ रहा है, यही है प्रॉब्लम। अच्छा, ये चोरी करके पहले बांग्लादेश से इंडिया में आया, उसके बाद न्यू टाउन में था, न्यू टाउन में काम कर रहा था। अभी तो कुछ कागज पत्र तो चाहिए इन लोग को, क्योंकि ये है, इसलिए लोग निकल जा रहा है एकदम। एसआईआर को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप है तो ममता बनर्जी भी परेशान है, एसआईआर का विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग से बंगाल में फौरन एसआईआर रोकने की मांग कर रही हैं। लेकिन बिहार में जीत के बाद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर एग्रेसिव है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, एक एक घुसपैठिए को डिटेक्ट करेंगे, डिटेन करेंगे और उन्हें देश से डिपोर्ट करेंगे। घुसपैठ को रोकना जरूरी है, मगर दुर्भाग्य की बात है कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट
घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। बंगाल चुनाव से पहले घुसपैठियों पर बड़ा प्रहार हो रहा है। सिर्फ 5 दिन के अंदर 1700 से ज्यादा घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। सवाल यह है, क्या वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बंगाल में बड़ा खेला करने जा रहा है? गैर कानूनी तरीके से पिछले कुछ साल से जो बांग्लादेशी भारत में रहते थे, एसआईआर शुरू होते ही वो वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। झुंड झुंड में वो सभी इसी चेक पोस्ट पे आ रहे हैं और इस चेक पोस्ट से सीधा बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उनको बीएसएफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता है, तब तक वो इसी जगह पर इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कल रात से लेकर आज तक नई तरीके से कोई बांग्लादेशी इस जगह पे नहीं आया है। हालांकि पिछले 3-4 दिन से जो लोग इंतजार कर रहे थे, वही लोग फिलहाल इंतजार कर रहे हैं और बांग्लादेश वापस जाने के लिए। तो यहाँ पर बीएसएफ सोर्सों का माना जाए तो अभी तक पिछले सोमवार से शुक्रवार शाम तक अभी तक 1720 बांग्लादेशियों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हाथ में सौंपा गया है। यानी कि 1720 लोगों को अभी तक डिपोर्ट कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आके यानी कि हकीमपुर चेक पोस्ट आकर जो सरेंडर किए थे कि काफी सालों से वो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे थे, तो इस वजह से उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए। तो इन 1720 लोगों को फिलहाल के लिए भेज दिया गया है और फिलहाल ये लोग हैं जो लोग इंतजार कर रहे हैं वापस बांग्लादेश जाने के लिए। कैमरा पर्सन सुजीत दास के साथ ओंकार सरकार, इंडिया टीवी, नॉर्थ 24 परगना। तो एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए एसआईआर के डर से देश छोड़कर भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। टेरर के डॉक्टर्स ने कैसे ब्लास्ट के लिए फंडिंग की, अल फलाह यूनिवर्सिटी से किस तरह से केमिकल्स चुराए गए और पाकिस्तान हैंडलर से कौन से ऑर्डर लिए गए हैं, ये सब कुछ सामने अब आ चुका है। आतंकी डॉक्टर्स के मोबाइल से मिले डेटा से भी बहुत ही विस्फोटक खुलासे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट में। ब्लास्ट हुआ तो पूरा देश हक्का बक्का रह गया और अब हर पल टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे टेरर चेन का बेस साबित हो गई है। दिल्ली ब्लास्ट के 26 लाख वाले राज से भी पर्दा उठ गया है। ब्लास्ट के लिए आतंकी डॉक्टर्स ने सेल्फ फंडिंग की थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे, डॉक्टर अदील अहमद ने 8 लाख, डॉक्टर मुफर ने 6 लाख और डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख की रकम दी थी। उमर ने भी 2 लाख रुपए जमा करा। सब ने मिलकर जुटाया 26 लाख कैश, उमर के हवाले कर दिया। डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, उसमें इस पूरे ब्लास्ट और साजिश के पीछे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता लगा है कि पिछले काफी समय से ये सभी व्हाइट कॉलर टेरर जो ग्रुप था, इन सभी ने सेल्फ फंडिंग प्लान की थी। इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर बैठकर मीटिंग हुआ करती थी। इस पूरे धमाके के अंदर 26 लाख रुपए का एक पूरा का पूरा राज खुला है, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए सेल्फ फंडिंग दी थी। इसके साथ ही आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए, साथ ही मुजफ्फर अहमद जो है उसने 6 लाख और डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए की सेल्फ फंडिंग अरेंज की थी। इसके साथ ही डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए सेल्फ फंड इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए किए थे। साथ ही चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि सभी 26 लाख रुपए अरेंज करके डॉक्टर उमर को दिए गए थे। अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही यूरिया खरीदने की जिम्मेदारी जो है वो भी उमर को दी गई थी। और इसके साथ ही आतंकी मुजम्मिल ने यह भी कबूला है कि 2023 से ये पूरी साजिश रची जा रही थी। यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल की चोरी का भी खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकी डॉक्टरों ने केमिकल और सामान चुराए थे। लैब से कांच के सामान और अमोनियम नाइट्रेट की चोरी हुई थी। छात्रों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर सामान गायब किए जाते थे। छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान यूनिवर्सिटी से बाहर निकाले जाते थे। बैग और गाड़ियों की डिग्गी में रखकर सामान और केमिकल कैंपस से बाहर ले जाते थे। मुजम्मिल, उमर और शाहीन सामान लैब से बाहर निकालते वक्त कोई एंट्री नहीं करते थे।
व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में जितने भी संदिग्ध आतंकी जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन पकड़े गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनसे पूछताछ की, इनके मंसूबों के बारे में पता किया और उसके बाद इन सभी की कस्टडी एनआईए ने ली है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे जैसे इन सभी डॉक्टर से पूछताछ हो रही है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो लैबोरेटरी थी वहां से अलग अलग तरीके के केमिकल्स चोरी किए गए थे, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने यूनिवर्सिटी की लैब के अंदर से केमिकल्स को निकाला था और जिसके अंदर कुछ कांच का सामान था। इसके साथ ही छोटी छोटी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को अपने बैग में रख के और इसके अलावा गाड़ी की डिग्गी में रखकर बाहर निकाला जाता था। जब लैब के रिकॉर्ड रूम को चेक किया गया तो उसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि लैब के अंदर जितना केमिकल और सामान होना चाहिए था वो वहां पर मौजूद नहीं है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन लगातार स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स का हवाला दिया करते थे कि किसी तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस से ही इन केमिकल्स को अलग अलग जगहों से निकाला गया और निकालने के बाद पास का जो दौज इलाका है वहां पर और इसके साथ ही जो टागा गांव है वहां पर इन केमिकल्स को रखा गया। इसमें अलग अलग तरीके के केमिकल्स मिलाकर विस्फोटक तैयार किया गया। जब पूछताछ की गई लैब से जुड़े हुए लोगों से तो इस बात का खुलासा हुआ कि अगर किसी तरीके का केमिकल निकाला जाता है तो उसके बावजूद जो रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए थी, कुछ ग्लास वेयर का सामान था, एमोनियम नाइट्रेट था, इसके साथ ही कुछ केमिकल टेस्टिंग किट थी जिनको यहां से निकाला गया और फिलहाल इसी वजह से न केवल लैब के लोगों से बल्कि लैब के अलावा यूनिवर्सिटी से जुड़े जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार बिना रजिस्टर में मेंटेन किए जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की लैब थी वहां से इन केमिकल्स को आखिरकार किस वजह से और किसके आदेश पर निकाला जा रहा था। वहीं आतंकी उमर इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो और फॉर्मूले पढ़ता था। उसने नूर से एक्सप्लोसिव बनाने का सामान और दिल्ली की भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के एनआईटी मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदे थे। उमर ने विस्फोटक और केमिकल स्टोर करने के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा था और वो उसके अंदर केमिकल बम तैयार कर रहा था। उनकी प्लानिंग विस्फोटक स्टोर करने और एक ही समय में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने की थी। मुजम्मिल और उमर के बीच यूनिवर्सिटी के अंदर पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी जिसे कई लोगों ने देखा था। इस लड़ाई के बाद उमर ने अपनी लाल ईको का विस्फोटकों के साथ मुजम्मिल को दे दी। हम आपको बता दें कि चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि न केवल एक ग्राइंडर में यूरिया को पीसकर अलग अलग केमिकल्स के साथ मिलाकर विस्फोटक बनाया जाता था, बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस की लैब से जो अलग अलग तरीके की टेस्टिंग किट और साथ ही जो केमिकल यहां से निकाल के दौज के जो एक हॉस्टल के अंदर एक किराए पर कमरा लिया हुआ था डॉक्टर मुजम्मिल ने, कमरा नंबर 15, वहां से एक डीप फ्रीजर भी बरामद किया है क्योंकि किसी भी तरीके के केमिकल को प्रिजर्व करने के लिए एक सेट टेम्परेचर की जरूरत होती है और यही वजह है कि डीप फ्रीजर के अंदर इस केमिकल को रखा जाता था और अपने टागा गांव से जब यूरिया और अलग अलग तरीके के केमिकल्स अमोनियम नाइट्रेट को पूरी तरीके से बॉम्ब के अंदर तब्दील करने के लिए दौज के कमरे में मुजम्मिल लेकर आता था, उस वक्त इस डीप फ्रीजर से इस केमिकल को निकालकर यूरिया को पूरी तरीके से पीसकर इनका मिश्रण करके बॉम्ब को प्लान किया जाता था और इस डीप फ्रीजर को भी जांच एजेंसियों ने बरामद किया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में धमाके वाले दिन से कई डॉक्टर अंडरग्राउंड हैं। जो डॉक्टर्स अंडरग्राउंड हैं उनके फोन भी बंद हैं। सोशल मीडिया अकाउंट को अचानक डीएक्टिव कर दिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही धमाके की खबर आई वैसे ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स संदिग्ध हालत में यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि आज हाफ डे है और सैटरडे है, ऐसे में सभी आप देख सकते हैं पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर्स और साथ ही स्टूडेंट्स जो हैं आज हाफ डे के चलते यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, इसीलिए आज यूनिवर्सिटी में हाफ डे होता है। हम आपको बता दें कि कुछ पेरेंट्स यहाँ के वीसी से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं, जिनकी मुलाकात अभी यहाँ के वीसी से चल रही है, क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा, कुछ जो इनके सर्टिफिकेट से उनको कैंसिल किया गया, उसके बाद भविष्य को लेकर टेंशन में है। तो अगर आप देखेंगे तो फिलहाल
जो स्टूडेंट्स है या फिर जो यहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है वो सैटरडे के चलते यहाँ से बाहर निकल रहा है, क्योंकि सैटरडे को हाफ डे होता है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वो अभी यहाँ के वीसी से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की, कुछ स्टाफ से बात करने की कोशिश की जो कि यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। उनका ये कहना है कि वो लोग अब मंडे को वापस आएंगे, क्योंकि आज यहाँ पर हाफ डे होता है। गिरफ्तार व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकियों से पूछताछ में चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में अस्पतालों और कुछ गेस्ट हाउस में आतंकी मुजम्मिल और उमर रेकी कर चुके थे। कश्मीर के अस्पताल और कुछ गेस्ट हाउस में हथियारों का सेफ हाउस बनाने का प्लान था। हमास की ट्रेनिंग, हमास की टनल से जुड़े कई वीडियो इन आतंकियों के फोन से रिट्रीव किए गए हैं। बरामद वीडियो के बारे में आतंकियों से उनके मंसूबों के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है कि हमास की तर्ज पर हथियारों को छिपाने के लिए लोकल अस्पतालों और गेस्ट हाउस का इस्तेमाल करने की साजिश तो नहीं चल रही थी। मुजम्मिल और उमर को कश्मीर के लोकल छात्रों को रेडिकलाइज्ड करने के आदेश जैश की तरफ से दिए जाते थे। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों के साथ मुजम्मिल और उमर ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था जिसमें सिर्फ कश्मीर के छात्र शामिल थे। यूनिवर्सिटी कैंपस की लैब, अस्पताल एरिया, कश्मीरी स्टूडेंट्स, कैंपस की सिक्योरिटी में रहने वाले गार्ड्स, सबके रिकॉर्ड्स, डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को पाकिस्तान में बैठे जैश के कमांडर ने 40 से ज्यादा बम बनाने के वीडियो भेजे थे। बम बनाने के वीडियो पाकिस्तान में जैश के हैंडलर हंजुला ने डॉक्टर मुजम्मिल को भेजे थे। हंजुला और मुजम्मिल की मुलाकात जम्मू कश्मीर के मौलवी इरफान ने करवाई थी। जम्मू कश्मीर के रहने वाले मौलवी इरफान ने ही डॉक्टरों के साथ मिलकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया था। जांच एजेंसियां अब हंजुला के बारे में पता कर रही हैं। हंजुला पाकिस्तान के जैश कमांडर का नाम है या फिर कोई कोड वर्ड, इसकी पड़ताल की जा रही है। वही जांच एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, अदील और शोपिया के मौलवी इरफान के मोबाइल डेटा को रिट्रीव कर लिया है। एजेंसियों को मुजम्मिल के फोन से 200 वीडियो मिले हैं। इनमें से कई वीडियो जैश मोहम्मद के आका मसूद अजहर के हैं। इसके अलावा असगर और दूसरे जैश कमांडर्स की भड़काऊ तकरीरें भी मुजम्मिल के मोबाइल से मिली हैं। जैश के अलावा मुजम्मिल के फोन से ISIS आतंकियों के वीडियो और ऑडियो मिले हैं। इसके साथ ही 80 वीडियो टेरर ट्रेनिंग, बम बनाने और केमिकल रिएक्शन के मिले हैं। मुजम्मिल के मोबाइल से दिल्ली, मुंबई और यूपी के कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों के वीडियो भी मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में एक AK-47 खरीदी थी, जो बाद में आदिल के लॉकर से पुलिस ने बरामद की। जांच में सामने आया है कि आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था और उमर का हैंडलर हाशिम था। ये दोनों इब्राहिम नाम के एक आदमी के अंडर काम कर रहे थे। 2022 में मुजम्मिल आदिल और मुजफ्फर उकासा के कहने पर टर्की गया था। यहाँ उसे एक कॉन्टैक्ट से मिलना था जो उसे अफगानिस्तान भेज सके, लेकिन 5-6 दिन बाद कॉन्टैक्ट ने अफगानिस्तान भेजने से मना कर दिया। साथ ही ये पता चला है कि मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में एक AK-47 खरीदी थी। ये सारे हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से भी हथियार बरामद किए गए, मुजम्मिल की निशानदेही पर हथियार बरामद किए गए और ये पता चला चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो या फिर उमर हो, इन दोनों की मुलाकात तुर्की के अंदर हुई थी और जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी हैंडलर्स जो हैं, जिनके कोडवर्ड्स में नाम है, वो दोनों के संपर्क में थे और इनको बम बनाने की अलग अलग तरीके की वीडियोज भेजी जा रही थी। साथ ही ये भी पता चला है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो कश्मीर से नए छात्र आते थे, उनको लेकर डॉक्टर मुजम्मिल और उमर टेलीग्राम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया करता था, जबकि दूसरे छात्रों को इस ग्रुप के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। तो क्या कश्मीर के नए छात्रों को डॉक्टर उमर और साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल, जो खुद जैश ए मोहम्मद से इनकी तकरीरों से रेडिकलाइज हुए थे, तो क्या कश्मीरी छात्रों को भी रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही थी? इस बात को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस आज सुबह से ही एक्शन में है। थाना धौज, पल्ला, सराय ख्वाजा, शहर बल्लभगढ़ और सूरजकुंड क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही है। धार्मिक स्थलों, किराएदारों, पुरानी कार खरीदने बेचने वालों, सिम बेचने वालों, होटल, धर्मशाला जैसी जगहों पर जाकर वेरिफिकेशन की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद देश से गद्दारी करने वालों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं।
आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल की साजिश का परत दर परत पर्दाफाश हो रहा है। हर सच, हर झूठ सामने आ रहा है। मैसेज साफ है कि भारत में बेगुनाहों का खून बहाने वाले अब किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। तो एक तरफ एसआईआर के डर से घुसपैठिए बंगाल छोड़ करके बांग्लादेश भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में ही हालात खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश में ठीक वैसे ही हालात इस वक्त हो चुके हैं जो 1972 से पहले थे, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। क्या बांग्लादेश में लागू होगा शरिया कानून? क्या बांग्लादेश बनने वाला है इस्लामिक स्टेट? बांग्लादेश में कब तक अनसेफ रहेंगे हिंदू? बांग्लादेश में हिंदुओं पर कब तक होगा अत्याचार? क्या बांग्लादेश बनने वाला है पूर्वी पाकिस्तान? 53 साल पहले जिस पाकिस्तान को अलग होकर के बांग्लादेश बना था, जिस कट्टरपंथ और तानाशाह की वजह से पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया था, अब 53 साल बाद ऐसा लगने लगा है कि बांग्लादेश में इतिहास रिपीट होने जा रहा है। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कट्टरपंथी जमाती सड़क पर हैं, शेख हसीना को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने की वकालत की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन भी अपने हक के लिए सड़क पर उतरे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज अब उठाई जा रही है। ढाका में बड़ी तादाद में जो हिंदू हैं वो सड़क पर उतरे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वहां पर आवाज उठाई जा रही है। चुनाव आयोग से कट्टरपंथी नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग, क्योंकि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और यूनूस सरकार का गठन हुआ है, तभी से हिंदुओं पर अत्याचार भी बढ़ते जा रहे हैं। अब जब 2 महीने बाद फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हिंदुओं के सामने अब राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जब सत्ता में थी, तब तक बांग्लादेश में हिंदू सेफ थे, हिंदुओं पर अटैक नहीं होते थे, मंदिर नहीं तोड़े जाते थे, जमात जैसे कट्टरपंथियों पर एक्शन होता था। लेकिन अब आप देखिए, हालात बहुत बदल चुके हैं। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके भारत जा चुकी हैं। बांग्लादेश की कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। यूनिस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया है और ऐसे हिंदुओं के सामने राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है कि अब उनकी आवाज आखिर कौन उठाएगा, कौन सुनेगा, क्योंकि अब जो भी पार्टियां चुनावी मैदान में रहेंगी वो सब हिंदू विरोधी हैं। इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा अभी ढाका में है। उन्होंने जब हिंदुओं से बात की तो उनका दर्द सामने आया। मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूं और मेरे साथ ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं, ये या तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, जो हिंदू सदस्य हैं उन पार्टीज के, इसके अलावा हिंदू संगठन जो यहाँ सामाजिक तौर पर काम करते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। और हम इस रूम में इसलिए बैठे हैं क्योंकि बाहर अगर हम बात करें तो थोड़ा परेशानी हो सकती है। हम ये चाहते हैं कि दरअसल इन लोगों के सामने अब राजनीतिक तौर पर, क्योंकि चुनाव भी है अब, और इसके अलावा सामाजिक तौर पर तो चुनौती हम लगातार दिखाई रहे हैं, तो इनसे बात करें कि विकल्प क्या रह गया है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि शेख हसीना अब यहाँ नहीं है, उनकी पार्टी पर भी बैन है, अवामी लीग पर। अब बीएनपी और एक तरीके से जमात या एनसीपी, इन पार्टीज का जो किरदार हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में, उन पर भी आरोप लगते रहे हैं कि माइनॉरिटीज के विरोध में या उनके खिलाफ भी कई बार जाकर काम करती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। अनुप कुमार दत्ता, मैं बांग्लादेश सनातन पार्टी का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। बांग्लादेश सनातन पार्टी का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। सर, ये बताएं कि ये तो हम देखते रहे हैं कि कल भी प्रोटेस्ट किया था आप लोगों ने, तमाम चीजें, कि कई सारे चैलेंज आप लोगों के सामने हैं।
मैं सामाजिक तौर पर भी समझना चाहूंगा और फिर उसके बाद राजनीतिक तौर पर, क्योंकि आप लोगों के सामने अब विकल्प क्या है, बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने विकल्प क्या बचा है, कौन पार्टी ऐसी है जो आपकी हमदर्द है? मेरे हिसाब से अभी बांग्लादेश से हिंदू लोग को कोई विकल्प कुछ नहीं है। कुछ नहीं है विकल्प, बचने वाला कुछ नहीं है। अभी अपना दम पर ये लोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों है? क्यों पॉलिटिकल कोई विकल्प आपके पास नहीं बचा है? क्यों अभी जो लोग पॉलिटिकल पार्टी है ये लोग सब कुछ भी हिंदुज्म के अगेंस्ट में ये लोग बात कर रहा था। ये लोग का एटीट्यूड, ये लोग का जो संस्कृति है, ये लोग का जो कल्चर है, ये सब कल्चर सब हमारा हिंदुज्म के अगेंस्ट में जाता है। तो ये बताएं कि अब फरवरी में तो इलेक्शन ही है, यहाँ किसको वोट डालने के आप लोगों के जहन में है या क्या आप लोगों का रहेगा? हम लोग किसको वोट डालेगा अभी तक बात हिंदू लोग को समझ में नहीं आता है। तो फिर हम लोग सोचता है जो कभी भी एक हिंदू पार्टी है तो हिंदू का कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग एकजुट होके हिंदू पार्टी को जो वोट डालेगा तो दूसरा आदमी को मालूम पड़ जाएगा कि हमारा कितना यूनिटी है, कितना हमारा पावर है, हमारा वोट बैंक कितना है। मेरा सोच में यही आता है कि हम लोग हमारे बांग्लादेश के हिंदू लोग को समझ के एक हिंदू जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसा हम लोग सनातन पार्टी है, हिंदू का पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे आप लोगों की पार्टी चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का इरादा है। अभी तो डिसीजन नहीं लिया, अभी सिचुएशन का डिपेंड करेगा कौन सा अभी सिचुएशन कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं इलेक्शन में जाऊंगा,